हमारे पास जो मौखिक सूचनाएं श्री ओवैसी के द्वारा भेजी गई, उन्होंने अभी भी सुरक्षा लेने से इनकार किया है। मैं सदन के माध्यम से श्री ओवैसी को विनती करना चाहूंगा कि वो तत्काल सुरक्षा ले ले और हम सबकी चिंता का समाधान करें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। आज देश के गृह मंत्री अमित शाह जी राज्यसभा में बड़े विनम्र दिखाई दिए। बड़े विनम्रता भाव से उन्होंने ओवैसी साहब को सुरक्षा प्रदान करने की बात कही और फिर कहा भी कि आप सुरक्षा ले लीजिए, मैं आग्रह करता हूं। पहले उन्होंने पूरा व्याख्यान पढ़ा कि कैसे उन पर हमला हुआ था, कौन कौन लोग गिरफ्तार हुए, कौन सी गाड़ी पकड़ी गई और कितने तमंचे, कारतूस, क्या कुछ बरामद हुआ और कौन कौन गिरफ्तार हुए, सारा उन्होंने व्याख्यान किया। और उसके बाद अंत में उन्होंने कहा कि मैं सदन की ओर से आग्रह करता हूं, विनम्र निवेदन करता हूं कि ओवैसी साहब सुरक्षा ले ले, हम लोग की चिंता का वो जो चिंता है उनकी, उसको खत्म करें। यह बात अमित शाह ने सीधे तौर पे कही है। पहले आप उनका बयान सुन लीजिए राज्यसभा का, फिर आगे कहानी पर भी चर्चा करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा तुरंत ही राज्य सरकार से रिपोर्ट प्राप्त की गई है। पहले भी कई मौकों पर केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के खतरे के आकलन के आधार पर श्री ओवैसी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने निर्देश जारी किए हैं, लेकिन श्री ओवैसी द्वारा सुरक्षा लेने की लिए अनिच्छा के कारण दिल्ली पुलिस और तेलंगाना पुलिस उन्हें सुरक्षा देने का प्रयास सफल नहीं हो पाया। श्री ओवैसी के खतरे का पुनः मूल्यांकन कराया गया है और खतरे के आकलन के आधार पर उनका दिल्ली में बुलेट प्रूफ कार के साथ अखिल भारतीय स्तर पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। मेरा वक्तव्य समाप्त हुआ, मगर हमारे पास जो मौखिक सूचनाएं श्री ओवैसी के द्वारा भेजी गई, उन्होंने अभी भी सुरक्षा लेने से इनकार किया है। मैं सदन के माध्यम से श्री ओवैसी को विनती करना चाहूंगा कि वो तत्काल सुरक्षा ले ले और हम सबकी चिंता का समाधान करें। तो सुना आपने, सीधे तौर पे अमित शाह जी बड़े विनम्र दिखाई दिए और विनम्रता के साथ उन्होंने सहजता के साथ यह कहा कि ओवैसी साहब जो है सुरक्षा ले ले। अब आप देखिए कैसे ओवैसी साहब पर हमला होता है और ओवैसी साहब के हमले के बाद किस तरह की बातें निकलकर सामने आती हैं और कैसे कैसे लोग टीवी चैनल्स पर कैसी कैसी बातें करते, ये आपने सब कुछ देखा है। लेकिन उस पर शायद अमित शाह जी बोलना भूल गए, उस पर अमित शाह जी ने एक भी जिक्र नहीं किया है। और जिस शख्स ने ओवैसी साहब पर गोली चलाई थी, जो गिरफ्तार हुआ, वो सचिन हिंदू नाम का शख्स बड़े बड़े नेताओं से उठना बैठना है उसका, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से। आप समझिए, जिस पार्टी में इस वक्त कार्यरत हैं अमित शाह जी, उसी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं से उसका उठना बैठना है। उसकी फोटो लक्ष्मीकांत वाजपेयी के साथ है, पंकज सिंह के साथ है, उसकी फोटो दिनेश शर्मा के साथ है, उसकी फोटो महेश शर्मा के साथ है। यानी वो भारतीय जनता पार्टी का एक सीनियर कार्यकर्ता है, क्योंकि सीनियर जूनियर भारतीय जनता पार्टी में बहुत होता है। इसका जिक्र महेश शर्मा ने कर ही दिया था। तो वे समझ से परे है कि एक तरफ सुरक्षा देने की बात की जा रही है और सुरक्षा किन लोगों से। अगर देखा जाए तो तथाकथित भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नजर आता है। जिस तरह से उसकी तस्वीरें वायरल हुई हैं, जिस तरह सब तस्वीरें सामने आई, उससे यही लगता है कि वो एक भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और उसी विचारधारा, उसी मानसिकता से वो प्रभावित है और उसी प्रभाव में उसने सब किया है। आपने देखा था जब एडीजी साहब आए थे, उन्होंने बयान दिया था लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने, तो उनके भाषण से भी, उनकी बात से भी लग रहा था कि भैया ये विचारधारा से ओतप्रोत था, इसकी भावना आहत हो गई, इसलिए इन लोगों ने कदम उठाया, अपनी बयानबाजी में कहा। सब चीजें निकलकर सामने आ रही थी। जब उन लड़कों का बयान आया, जब उनसे पूछताछ में जो बातें निकलकर सामने आई थी, वो बिल्कुल भयावह थी। वो आप समझ नहीं सकते किस तरह से पूरी प्लानिंग की गई थी। पहले किठौर में मारने की कोशिश थी, किठौर के बाद फिर टोल प्लाजा पर टारगेट किया गया, टोल प्लाजा पर वहां जाकर गोलीबारी की गई जब उनको पता था कि गाड़ी कुछ सेकंड के लिए रुकेगी। पूरा ये साजिशन हुआ था। मतलब आप समझिए कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद भी उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा कांड हो गया और उस कांड पर किस तरह की प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ रही थी, उस कांड पर किस तरह टीवी चैनल्स पर जो भ्रांतियां फैलाई जा रही थी, आपने देखा किस तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही थी। उस पर अमित शाह जी ने कुछ नहीं बोला, उस पर एक शब्द नहीं बोले। और जबकि अमित शाह जी ने अपने बयान में यह भी कहा, जो पहले बोल रहे थे कि जब किठौर में उनका कार्यक्रम था, अन्य जगहों पर कार्यक्रम था, तो उसकी परमिशन नहीं ली गई थी। आप समझिए इस बात को, यह भी अमित शाह जी बोलते हुए नजर आए कि कार्यक्रम की परमिशन नहीं थी। तो आप समझिए कि साफ तौर पर किस तरह से एक तरफ
ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता वाले लोग, जो भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित कार्यकर्ता हैं, हम श्योरिटी नहीं कर सकते, क्या पता संस्था ग्रहण की हो ना ग्रहण की हो, लेकिन बड़े बड़े नेताओं के साथ उठना बैठना और जिस तरह की तस्वीरें आई, इससे जनता के मन में यही आया कि यह शायद भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है जिसने ओवैसी साहब पर गोलीबारी की है। यानी सुरक्षा देकर यह जताने की कोशिश हो रही है क्या? यह सवाल उठ रहा है, यह पनप रहा है जनता के जहन में है सवाल कि क्या एक तरफ जो है सुरक्षा प्रदान करके जताने की कोशिश हो रही है कि हम अपना पूरा कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं, हम विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि आप सुरक्षा ले लीजिए क्योंकि आप पर दोबारा हमला हो सकता है। जो कि इस तरह की चीजें जनता जानना चाह रही है। जनता के मन में सवाल आ रहा है कि भाई क्या ऐसा हो सकता है क्या? क्योंकि जिन लोगों ने हमला किया है उनका ताल्लुकात भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं से है, और भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त अमित शाह जी हैं। आप भी जानते हैं अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं, और देश के गृह मंत्री ने सीधे तौर पर यह विनम्र आग्रह करते हुए बात कही है कि भैया सुरक्षा आप ले लीजिए, ओवैसी साहब की जान को खतरा है। ओवैसी साहब के ऊपर जो हमला हुआ था, उस हमले के पीछे जो बात निकलकर सामने आई थी वो ये दर्शा रही थी कि किस तरह से एक टारगेट किया गया था उनको। यानी जो लोग जो बयानबाजी हुई थी, जो एडीजी साहब ने बातें कही थी, उससे यही सिद्ध हो रहा था कि ये भाई नाराज दिखाई दे रहे हैं एक समुदाय के बारे में। ओवैसी साहब ने उल्टी सीधी बातें कही हैं, ये सब कहा है वो सब कहा है, ये दर्शाने और जताने की कोशिश की गई थी। शायद इसी वजह से इतना बड़ा यह हमला हुआ। ये बात एडीजी साहब के कथनानुसार थी। एडीजी साहब बहुत विनम्र दिखाई दे रहे थे, बहुत विनम्र थे उन आरोपियों के प्रति, जैसा कि उनके पूरे भाषण में लग रहा था। वो हमने आपको पूरा वीडियो दिखाया भी था, किस तरह से वो प्रेस को अपना जो है बता रहे थे, जानकारी दे रहे थे कि ये चीजें हुई हैं, पूछताछ में और भी चीजें निकलकर सामने आएंगी। वहां पर ये बातें हुई और यहां पर सुरक्षा देने की बात की जा रही है। ओवैसी साहब बार बार सुरक्षा के लिए मना करेंगे, नहीं सुरक्षा नहीं चाहिए। आपने अगर उत्तर प्रदेश इतना अच्छा बना दिया है, आपने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था अच्छी कर दी, तो ओवैसी साहब को सुरक्षा क्या जरूरत है? अगर आप सुरक्षा दे रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि ओवैसी साहब को जान का खतरा बरकरार है। ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश के खुली आबो हवा में सांस नहीं ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश में कानून का राज कायम नहीं है। उत्तर प्रदेश में दिन दहाड़े गोलियां किसी के ऊपर भी चलाई जा सकती हैं। अगर ओवैसी साहब, जो इतना बड़ा नाम है, एक पार्टी के अध्यक्ष हैं, स्टार प्रचारक हैं, उनके ऊपर हमला हो सकता है, तो आप समझिए कि उत्तर प्रदेश में आम जनता का हाल क्या होगा। अगर सुरक्षा देने की बात अमित शाह की ओर से की जा रही है, गृह मंत्री है हमारे देश के, वो सुरक्षा देने की बात कह रहे हैं, विनम्र निवेदन कर रहे हैं, इसका मतलब अमित शाह जी भी ये बताने की कोशिश और समझाने की कोशिश कर रहे हैं क्या कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, उत्तर प्रदेश में ओवैसी साहब पर कभी भी हमला हो सकता है, उत्तर प्रदेश में ऐसे गुंडे घूम रहे हैं। ये तो यही हुआ है। अगर अमित शाह जी विनम्र निवेदन करके कहना चाह रहे हैं, इससे तो यही साबित होता है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज नहीं है, उत्तर प्रदेश में गुंडों का राज है। उत्तर प्रदेश में कभी भी गुंडे आपा पार कर सकते हैं और कभी भी किसी पर भी हमला कर सकते हैं, अगर विनम्र निवेदन सुरक्षा को लेकर किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात तो यही समझ में आती है, जो जनता के मन में सवाल है, ये जनता के मन के सवाल को हम पूछ रहे हैं कि आप बताइए जरा कि अमित शाह जी कह रहे हैं सुरक्षा देने की बात, और जो लोग उन पर हमला कर रहे हैं उन्हीं का संबंध भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं से है। तो ये तो एक तरफ से अलग एंगल लगता है ना, एक तरफ सुरक्षा दी जा रही है, एक तरफ जो है वो सब हो रहा है। आप जो देख रहे हैं, तस्वीरों में देख रहे हैं, जो गोलीबारी हो रही है, दिन दहाड़े किसी की इतनी हिम्मत कैसे हो जाएगी? अगर उसके ऊपर कोई बड़ा हाथ ना होगा तब वो कैसे कर लेगा? उसको पता है टोल प्लाजा पर सीसीटीवी कैमरा लगा रहता है, उसको पता है कि हम जो है हमला करेंगे तो पकड़ जाएंगे, लेकिन फिर भी उसे किसी बात का खौफ नहीं रहता है। यानी होगा ना, कोई बड़ा हाथ तो पीछे होगा, तभी ऐसा हुआ है। लोगों के मन में सवाल पनप रहा है कि इतना बड़ा हमला, वो भी टोल टैक्स जहां वसूला जाता है टोल गेट पर, वहां हो जाता है, जहां सीसीटीवी कैमरा है, तस्वीरें भी आ जाएंगी, सब कुछ हो जाएगा। और उसके पहले भी वो सचिन हिंदू नाम का शख्स जो है बाकायदे सोशल मीडिया पर भी डालता है, वो इसी को जान से मारने की धमकी देता रहता है, फिर भी जो है कुछ नहीं होता, कोई कार्रवाई नहीं होती है, और अंततः वो अपने मंसूबों को कामयाब करने की कोशिश करने लगता है और फिर टोल प्लाजा पर तस्वीरें दिखाई जाती हैं। तो ये सब जनता के मन में सवाल है कि सुरक्षा देने का मतलब कहीं ये तो नहीं है कि फिर से हमला होगा। सुरक्षा देने का मतलब यह तो नहीं है कहीं कि सरकार अपनी ही नाकामी, यानी प्रदेश की सरकार की नाकामी हुई। अगर गृह मंत्री साहब कह रहे हैं कि सुरक्षा ले लीजिए, विनम्र निवेदन कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उत्तर प्रदेश में ओवैसी साहब की जान को खतरा है, उत्तर प्रदेश में कानून का राज कायम नहीं है। तो क्या अमित शाह जी अपनी ही पार्टी, जो कि उनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में है, उसकी बुराई कर रहे हैं? उसके बारे में यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ भैया, यानी उनकी सरकार में कुछ भी हो सकता है, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल टूट चुका है।
जिसकी बात लगातार अमित शाह भी करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी करते हैं, योगी आदित्यनाथ भी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में गुंडे नहीं हैं, तो ये फिर कौन से गुंडे लफंगे हैं जो आ गए, जो गोलीबारी करने लगे? तो ये बात समझनी होगी। अमित शाह ने भले ही विनम्र निवेदन किया है, लेकिन इस विनम्र निवेदन के पीछे कई सारी कहानियां जुड़ी हुई हैं। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।